आज के लेक्चर में अपन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम टू लेबोरेटरी फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करेंगे। कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम टू लेबोरेटरी फ्रेम। देखो अपन क्या बात करने वाले। मैंने कल आपको स्कैटरिंग फिनोमिना पिछले लेक्चर में बात की थी। आज अपन ये एक टॉपिक है, इसके बाद में अपन स्कैटरिंग के मैंने मेथड्स आपको बताए थे, पार्शियल वेव मेथड, उसकी बात अपन करेंगे। लेकिन एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसमें क्रॉस सेक्शन की वैल्यू अगर एक फ्रेम में मेरे को पता है तो अनदर फ्रेम में मैं कैसे कैलकुलेट करूं। क्या बात करेंगे अपन, कैसे कन्वर्ट करेंगे इवेंट को एक दूसरे में, और कौन से फ्रेम में अपन अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, वो फ्रेम उन इवेंट्स के लिए क्यों सूटेबल है, इन सब की बात अपन इसमें करने वाले हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, अगर एक फ्रेम में क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पता है तो अनदर फ्रेम में क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात करूं, सबसे पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। एक इवेंट में लेता हूं, ठीक है, और उस इवेंट 2D में इवेंट है, एक इवेंट 2D में स्कैटरिंग में ले रहा हूं, और मैं एक लेब फ्रेम में बात कर रहा हूँ। लेब फ्रेम का मतलब ही लेबोरेटरी फ्रेम भी होता है, ठीक है। लेब फ्रेम को ही लेबोरेटरी फ्रेम बोलते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं। और दूसरा सी फ्रेम, और सी फ्रेम का अनोदर नाम क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और इसी को अनोदर नाम क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल भी लीनियर मोमेंटम टोटल जीरो होता है और फाइनल भी टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, सी फ्रेम भी बोलते हैं, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोलते हैं। और ये लेब फ्रेम है, इसको हम लेबोरेटरी फ्रेम बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अरे यहाँ तक कोई डाउट? मान लो मैंने एक m1 मास का पार्टिकल है, मास कितना है, m1 मास का पार्टिकल है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसकी वेलोसिटी है v1l। एक अनोदर मास है m2, और ये मास रेस्ट में, क्या है, रेस्ट। इसको मैं इस पर इंसिडेंट करवाता हूँ। जैसे इंसिडेंट करवाएंगे तो क्या होंगे, मैंने मान ली इनकी 2 डायमेंशनल मोशन हो। क्या हो रही है, 2 डायमेंशनल मोशन। एक मास इनिशियल डायरेक्शन से θ1l एंगल पे चला गया, और दूसरा मास θ2l एंगल पे चला। ये इवेंट यहां से मैं बात करूं, ये जो इधर है ये तो है बिफोर स्कैटरिंग, बिफोर स्कैटरिंग। और बिफोर स्कैटरिंग में क्या हो रहा है, m1 मास का पार्टिकल v1l वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 मास का पार्टिकल रेस्ट में। ये आफ्टर स्कैटरिंग की कहानी किसकी है, आफ्टर स्कैटरिंग। और आफ्टर स्कैटरिंग क्या हो रहा है, दोनों जो पार्टिकल्स है मास के वो एक θ1l एंगल पे जा रहा है। मान लो m1 मास का θ1l एंगल पे जा रहा है और m2 मास का θ2l एंगल पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी इवेंट को आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मेजर करोगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, अभी मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको।
लेबोरेटरी से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसमें लिया है, तो लेबोरेटरी फ्रेम से जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस इवेंट को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि एक वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, VCM। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, VCM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो होती है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड में m1 प्लस m2। ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपन सिंगल इवेंट की तरह उसको बिहेव कराते हैं, इसलिए एक और कंसेप्ट काम में लेंगे, रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास अगर टू बॉडी सिस्टम है तो उसका कैसे डिफाइन करते हैं, m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब ये जो VCM वेलोसिटी है, ये m1 मास, उसकी वेलोसिटी v1L भी लिख सकते हो आप, और ये m2 मास और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, तो ये कितनी हो गई, 0। इसका मतलब VCM कितना बच गया, m1 v1L और डिवाइड में m1 प्लस m2। अपने को तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चेक करना ना कि जो पार्टिकल्स है उसकी मोशन कैसे अपने को डिफाइन करनी है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर स्कैटरिंग आपको क्या निकालने पड़ेंगे, बिफोर स्कैटरिंग जो वेलोसिटी है, और बिफोर स्कैटरिंग वेलोसिटी v1c, और कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वहां मेजर की जाती है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, v1c, v1L माइनस VCM। v1L तो v1L ही होगा, VCM क्या होगा, m1 v1L और डिवाइड में m1 प्लस m2। m1 v1L कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, m2 v1L और डिवाइड में m1 प्लस m2। ये तो कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। ऐसे ही अगर आप क्या निकालोगे, v2c क्या होगा, v2L माइनस VCM, ये 0 है, इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस m1 v1L डिवाइड में m1 प्लस m2। मैंने बोला था इसको जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो बिफोर स्कैटरिंग टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1c प्लस m2 v2c। अगर इसको m1 से मल्टीप्लाई करो, इसको m2 से जोड़ो, कितनी वैल्यू आ रही, 0। इसका मतलब बिफोर स्कैटरिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम 0। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि आफ्टर स्कैटरिंग भी टोटल जो मोमेंटम है वो 0 होना चाहिए। अब 0 होना चाहिए तो आपको यहां से क्लियर हो रहा है, ये m1 v1c इक्वल टू माइनस m2 v2c, और आफ्टर स्कैटरिंग प्राइम लगा दो इन पे, तो आफ्टर स्कैटरिंग भी नेगेटिव। इसका मतलब बिफोर स्कैटरिंग भी दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे, और आफ्टर स्कैटरिंग भी दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट मूव करें। ये बात सबको समझ आ गई क्या, अरे ये बात सबको समझ आ गई क्या, क्या बताया मैंने, यहां से m1 v1c किसके इक्वल आ रहा है, माइनस m2 v2c। इसका मतलब एक m1 मास का पार्टिकल है, एक m2 मास का पार्टिकल है, ये VCM, दोनों एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दोनों सेंटर ऑफ मास फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। और क्या होगा, यहाँ स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग होगी तो दोनों एक दूसरे के, ये जो एंगल होगा थीटा c, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट मूव कर। ये कौन बता रहा अपने को, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन। और आफ्टर स्कैटरिंग भी अपन ऐसे मोमेंटम निकाल सकते हैं, m1 v1c प्राइम प्लस m2 v2c, वो भी इक्वल 0 होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब अपन ये बात क्यों कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ी, लेबोरेटरी फ्रेम की क्यों, उसमें प्रॉब्लम को, पजल को क्यों सोल्व नहीं कर सकते। तो देखो
इस स्कैटरिंग एक सिंपल जनरल अगर आप बात करना चाहोगे तो एक सिंपल आप इसका आंसर एक तो ये दे सकते हो, यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है जो आपको फाइंड करनी है, कौन सी क्वांटिटी? अननोन क्वांटिटी जिसको आप फाइंड करना चाहते हो, वो 4 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है? 4। कौन कौन सी है? θ1l, θ2l, V1l, आफ्टर स्कैटरिंग प्राइम लगा दूं, और V2l प्राइम। दो तो एंगल, किस एंगल पे वो इनिशियल से जा रहे हैं, और दो उनकी वेलोसिटी फाइनल। मैंने आपको बताया था जितने अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है उतनी ही मिनिमम इक्वेशंस की रिक्वायर्ड होती है। 4 अननोन क्वांटिटी है तो मिनिमम 4 इक्वेशन आपको चाहिए इन चारों क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के। अगर ये 4 आपके पास में इक्वेशंस नहीं दी हुई तो आप इन चारों क्वांटिटी को फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब इन 4 वैल्यू को निकालने के लिए मिनिमम कितनी इक्वेशन की रिक्वायर्ड होगी? 4 इक्वेशन की रिक्वायर्ड। लेकिन मिलती कितनी है यहाँ? 3। कैसे कैसे? एक तो एनर्जी कंजर्वेशन हो गई और 2 मोमेंटम की। एक तो एनर्जी की, 2 मोमेंटम, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन और एक वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मतलब इक्वेशन तो 3 मिली, एक एनर्जी कंजर्वेशन, 2 मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन अननोन क्वांटिटी कितनी है? 4। इसलिए इस पजल को लेबोरेटरी फ्रेम में सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जरूरत पड़ी। दूसरा, जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो मोशन होती है उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता, और इसमें जो हैमिल्टोनियन की स्टडी है, फर्स्ट तो आपको समझ आ गया। सेकंड, इसमें कोई भी फोर्स सब्जेक्ट टू कोई भी फोर्स नहीं होता। दूसरा, जो स्टडी ऑफ हैमिल्टोनियन है वो भी क्या होती है? इजी। क्या होती है? स्टडी ऑफ हैमिल्टोनियन भी क्या होती है? इजी होती, क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉडी की तरह वो बिहेव करेगा। जैसे 2 स्पिनलेस पार्टिकल की अगर अपन बात करें तो डिग्री ऑफ जो फ्रीडम उसकी वो रिड्यूस 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो कैलकुलेशन है क्वांटिटीज की वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बहुत इजीली अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? समझ आ गई सबको? तो इसलिए अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम को जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो तो लेबोरेटरी फ्रेम में लेते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन करते हैं अपन वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब अपन भी यहाँ भी क्या करें, अपन इनको लेबोरेटरी फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कन्वर्ट करें। तो लेबोरेटरी फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर कन्वर्ट करना है तो अपने को इनकी क्या निकालनी पड़ेगी? ये तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, अब मेरे को इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं क्या कर रहा हूँ? प्राइम से डिनोट कर रहा हूँ। किससे? प्राइम से। तो V1c प्राइम क्या हो जाएगा? V1l प्राइम माइनस VCn, यही होगा। देखो यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं थी। क्यों दिक्कत नहीं थी? ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्स के अलोंग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी और मान आ गया था। लेकिन यहाँ पर आफ्टर स्कैटरिंग है वो 2D में मोशन हो रही है। तो 2D में मोशन हो रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कंपोनेंट इसके लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे आपको? कंपोनेंट लेने पड़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस भी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अलोंग एक्स एक्सिस भी लेने पड़ेंगे और अलोंग वाई एक्सिस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है और जो लेबोरेटरी फ्रेम है उसमें मैंने मान लिया कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। कौन सी स्कैटरिंग हो रही है? इलास्टिक स्कैटरिंग। इसका मतलब जो उनकी वेलोसिटीज है उसमें स्मॉल चेंज होगा। तो मैंने अगर इनको कंपोनेंट फॉर्म में चेंज किया तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या वैल्यू हो जाएगी? V1c
ये V1C था, V1C प्राइम कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, थीटा सी, तो V1C कोस थीटा सी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, V1L कितना एंगल बना रहा, थीटा 1L, तो कोस थीटा 1L और माइनस VCM। तो यहाँ से मैं V1L कोस थीटा 1L क्या लिख सकता हूँ, VCM प्लस V1C कोस थीटा सी। यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी को, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात कर लो। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट की अगर आप बात करोगे तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या हो जाएगी, V1C साइन थीटा सी परपेंडिकुलर, और इसका भी परपेंडिकुलर क्या होगा, V1L साइन थीटा 1L। कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि अपने को डिवाइड करना ना, तो इसको V1L साइन थीटा 1L इक्वल टू V1C साइन थीटा सी। आ गया यहाँ तक समझ में, अरे समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, इनको आपस में डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें इसको डिवाइड कर दो, साइन बटे कोस क्या आ जाएगा, टेन थीटा 1L। ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस VCM अपॉन V1C, ठीक है। अरे समझ आ गया यहाँ तक सबको, ठीक है। डिवाइड कर दिया, VCM अपॉन V1C, इसको मैंने मान लिया गामा, लेट VCM अपॉन V1C इसको मान लिया गामा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा 1L साइन थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस गामा। इसका मतलब मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, VCM अपॉन V1C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो VCM की वैल्यू आपको दे रखी है, VCM की वैल्यू कितनी है, VCM अपॉन V1C, कितनी वैल्यू है VCM की, M1 V1L M1 प्लस M2, और V1C की वैल्यू है M2 V1L और डिवाइड में M1 प्लस M2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, M1 डिवाइड बाई M2। किसकी वैल्यू आ गई, गामा की। क्या रख सकता हूँ मैं इसकी वैल्यू, साइन थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस M1 अपॉन M2 रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अगर M1 और M2 दोनों के मास क्या है, इक्वल है, तो दोनों के मास अगर इक्वल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, दोनों के अगर मास इक्वल है M1 इक्वल टू M2, तो टेन थीटा 1L कितनी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा सी को साइन 2 थीटा बाई 2 रख लो, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 साइन थीटा सी बाई 2 कोस थीटा सी बाई 2, और ये 1 प्लस कोस थीटा सी, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा सी बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस, साइन बटे कोस 10, तो थीटा 1L कितनी वैल्यू आ गई, थीटा सी बाई 2। ऐसे अगर सेकंड पार्टिकल के लिए निकालोगे, V2 वाले के लिए आप निकालोगे, तो V2 के केस में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ से थीटा 2L आएगा, और वो वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस थीटा सी बाई 2। सिमिलर आपको कैलकुलेट करके देखना है, जैसे मैंने अभी बताया थीटा 1L के लिए किया, वैसे ही थीटा 2L के लिए कितनी वैल्यू आएगी, पाई माइनस थीटा सी बाई 2, ठीक है। समझ आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं आप इन दोनों को आपस में जोड़ूं तो कितनी वैल्यू आएगी, थीटा सी बाई 2 माइनस थीटा सी बाई 2 कैंसिल, पाई बाई 2। इसका मतलब जो दोनों पार्टिकल है लेफ्ट फ्रेम में वो आफ्टर स्कैटरिंग क्या करेंगे, दोनों के मास सेम होने पर परपेंडिकुलर मोशन करें, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मोशन करें, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक रिलेशन मैंने आपको बताया था ना कि जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसका लेबोरेटरी फ्रेम
और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जो डिफरेंशियल DSC जिसको मैंने डिनोट किया था, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसका रिलेशन फाइंड करना अपने को लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो मान लो मैंने मान लिया कि जो लेबोरेटरी फ्रेम है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसमें मैंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन लिया और कुछ पार्टिकल है, उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितने एंगल पे जा रहे हैं, क्योंकि किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने एंगल मान लिया थीटा सी और सॉलिड एंगल मान लिया डी ओमेगा सी। लेबोरेटरी फ्रेम में एंगल मान लिया थीटा एल और सॉलिड एंगल मान लिया डी ओमेगा एल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल होंगे वो तो सेम ही होंगे, चाहे सेंटर ऑफ मास की फ्रेम बात करो चाहे उसकी लेबोरेटरी फ्रेम की बात करो। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ एल साइन थीटा एल डी थीटा एल। फाई में नहीं लिखा मैंने, फाई के लिए एज्यूमेथल सिमेट्री मैंने कंसीडर कर ली। ठीक है, कि फाई के कॉरस्पॉन्डिंग एज्यूमेथल सिमेट्री, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ सी थीटा सी साइन ऑफ थीटा सी डी थीटा सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, समझ आ गया ना बात। क्योंकि सेम ही पार्टिकल क्या होंगे, मैंने मान लिया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो जितने थीटा सी एंगल पे जा रहे हैं उतने ही थीटा एल एंगल पे जा रहे हैं लेफ्ट फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास। तो डी फाई भी आता है ना, सॉलिड क्या होता है सिग्मा एल साइन थीटा एल डी थीटा एल डी फाई, तो डी फाई मैंने एज्यूमेथल सिमेट्री मान ली। क्लियर। अब मैं यहाँ से सिग्मा ऑफ एल थीटा एल क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ एल थीटा ऑफ एल कितनी वैल्यू आएगी, सिग्मा ऑफ सी थीटा ऑफ सी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी ऑफ कोस थीटा सी और डिवाइड में डी ऑफ कोस थीटा एल। डी ऑफ कोस का क्या होगा, कोस का साइन और थीटा का डी थीटा, अरे हो जाएगा ना। डी कोस थीटा सी का मतलब क्या है, कोस का करोगे तो साइन थीटा सी और थीटा का सी का डी ऑफ थीटा सी। यहाँ तक बोलो किसी को डाउट है तो, अरे कोई डाउट है क्या। अब अपने पास में एक रिलेशन अपने को दे रखा है थीटा एल और थीटा सी में, और वो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट किया था। और वो कहाँ से कैलकुलेट किया था, टेन थीटा एल, ये रिलेशन अभी अपन ने पढ़ा था। और टेन थीटा एल क्या था, साइन थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस गामा। पढ़ रखा है रिलेशन, अरे पढ़ रखा है सबने। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, डी कोस थीटा सी बटे डी कोस थीटा एल, ये रिलेशन मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो टेन थीटा एल को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा एल डिवाइड में कोस थीटा एल, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा सी डिवाइड में कोस थीटा सी प्लस गामा। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, डी कोस थीटा एल अपॉन डी कोस थीटा सी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे डी कोस थीटा सी डिवाइड में डी कोस थीटा एल, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी बटे 1 प्लस गामा कोस थीटा सी। ये इसको अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो सिग्मा एल ऑफ थीटा एल कितना आ जाएगा, सिग्मा सी ऑफ थीटा सी, ये वैल्यू आप पुट कर दो तो 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी पावर 3/2 1 प्लस गामा कोस थीटा सी। ठीक है, गामा m1/m2 था, मैं अगर इसको 1 ले लूँ, दोनों सेम मास के, तो सिग्मा ऑफ एल थीटा ऑफ एल, ये इसमें रिलेशन है। सिग्मा ऑफ सी थीटा सी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 2
गामा 1 हो गया 2 + 2 cos थीटा सी की पावर 3/2 और 1 + cos थीटा सी। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा ऑफ सी थीटा ऑफ सी 2 की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, 1 + cos थीटा सी में एक पावर कम हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा 1 + cos थीटा सी की पावर 1/2, 3/2 - 1 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगा सिग्मा ऑफ सी थीटा ऑफ सी 2 की पावर 3/2, 1 + cos थीटा सी कितना आता है 2 cos² थीटा सी बाई 2 पावर 1/2। तो 2 की यार 1/2 3/2, 3 + 4/2 तो 4 आ गए सिग्मा ऑफ सी थीटा ऑफ सी cos थीटा सी बाई 2। ये रिलेशन आ गया जब दोनों की मास सेम हो तो अपने पास में क्रॉस सेक्शन का जो रिलेशन है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का रिलेशन, लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, ऐसे इसको और भी M1 M2 में अलग अलग रिलेशन है, उसके लिए अपन फाइंड करते हैं। लेकिन टोटल क्रॉस सेक्शन ध्यान रखना, सिग्मा टोटल लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों में सेम हो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, अगर नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको सिंप्लीफाई करवा दें। ठीक है।